हाँ जी, तो आप सभी का स्वागत है कामयाबी सीरीज की एक नई क्लास में। कामयाबी सीरीज है क्या? कामयाबी सीरीज DSSB 2023 के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनका एक सीधा साधा रामबाण इलाज है। सीधा साधा रामबाण इलाज इसलिए है, इसमें हम करवाएंगे हर टॉपिक, यानी कि आपके हर सब्जेक्ट हो गए, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, रीजनिंग हुआ, मैथ्स हुआ, जीके हुआ, सभी के आप लोगों को हजार हजार अलग से क्वेश्चन मिलेंगे। ये कामयाबी सीरीज काफ़ी टाइम पहले मैंने शुरू करी थी। हिंदी की भी कामयाबी सीरीज चल रही है, इंग्लिश की भी चल रही है, मैथ्स की भी चल रही है, इंग्लिश की भी चल रही है। तो हम उन्हीं प्लेलिस्ट में वीडियोस आगे आने वाले टाइम में ऐड करते रहेंगे। कामयाबी सीरीज आपको 2023 में DSSB के एग्ज़ाम में कामयाब जरूर करवाएगी। इस पूरी सीरीज में किसी भी वीडियो में कोई भी बात अलग नहीं होगी, सिवाय पढ़ाई के, सिवाय क्वेश्चन के, सिवाय टॉपिक के। आपको कोई कोर्स नहीं बेचा जाएगा, कोई आपको सब्सक्राइब नहीं करवाया जाएगा, कुछ भी नहीं करवाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करवाई जाएगी और आप लोगों को वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ट्रस्ट में, अगर आप लोगों का सब्जेक्ट सिलेबस पूरा है और आपने ये हजार हजार क्वेश्चन लगा लिए, इन हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ ही आप अपने एग्जाम को 110% श्योरिटी के साथ फोड़ के आओगे। तो फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आज की क्लास में जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो अभी जून 2023 में जो एग्जाम हुए थे हमारे, उसके क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, रीजनिंग चुटकियों का काम है आप लोगों का। 20 क्वेश्चन आप लोग 15 से 18 मिनट में बना सकते हो, प्रैक्टिस करोगे तो। नहीं भी प्रैक्टिस करी होगी तो 20 से 30 मिनट में बना लोगे, पर वो जो 10 मिनट है ना, वो आपको बचाने हैं प्रैक्टिस में आपकी, ठीक है? क्योंकि आपके आगे मैथ्स हो गया, कैलकुलेटिव आ गई, तो उसमें वहां पे लगाएंगे। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें टाइम सेव करना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करेंगे। सीधा सीधा आप लोगों को लेके चलूंगा पहले क्वेश्चन पर। बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों का। आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा वो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ये बहुत कम बार देखा गया है कि DSSB इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। इस तरीके वाले क्वेश्चंस को फटाफट देख लेते हैं कि हाउ मेनी लेटर्स इन अबाउ स्ट्रिंग ऑक्यूपाई सेम पोजीशन एज दे ऑक्यूपाई इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट क्या होती है भाई? A to Z, यानी कि ABCDEFGHIJK, ये पूरी जो अल्फाबेट है, जो आपने गानों के रूप में याद करी हुई है बचपन में, ABCDEFGHI, बस उसी तरीके से आपको यहाँ पे गाना गाना है। करना क्या है कि भाई देखो, यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से आपको शुरू होना है और एंड तक जाना है। इस पूरी सीरीज में हम कभी भी देखो इंग्लिश पढ़ते हैं, हम यहाँ पे उर्दू तो पढ़ नहीं रहे कि जो भाई राइट से लेफ्ट में जाएंगे। हमें जाना कहाँ से है? लेफ्ट से राइट पे जाना है और ABCD पढ़ते हुए जाना है और देखना है कि कौन सा अल्फाबेट इस गिवन सीरीज में वो मैच हो रहा है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पे पढ़ने से पहले, वो ABCD पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ आपको ये 181st क्वेश्चन क्यों दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि पहली क्लास नहीं है ये रीजनिंग की 10वीं क्लास है। इस पूरी प्लेलिस्ट में बाकी की 9 क्लास है, वो देख लीजिएगा। आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करूंगा कि कंसिस्टेंटली लगातार क्लास देता रहूँ, क्योंकि अब एग्जाम्स का एक तरीके से सीजन आ गया है। तो आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी 1000 क्वेश्चन पूरे करवाएंगे, ठीक है? चलिए, उसके बाद फिर एक नई सीरीज आएगी हमारी। अब यहां से पढ़ते हैं भाई। ए हमारा मैच हो गया, बी नहीं हो रहा है, यहाँ पे सी नहीं हो रहा, DEFGHIJKLM और N दोनों मैच हो गए। OPQRSTUVWXY हमारा Y मैच हो गया और यहाँ पे Z या फिर Z जिसे कहते हैं आजकल, वो आना चाहिए था। अब यहाँ पे ना कुछ लोग अलग अलग तर्क देंगे कि भाई हम ना नंबरिंग कर लेंगे, हमारी किसी अल्फाबेटिक की नंबरिंग करेंगे, देखेंगे हमारा वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, वैसे करके देख लीजिए। क्या तो कोई गाना गा लो या फिर मैच अल्फाबेट को मैच कर लो। अल्फाबेट यहाँ पे देखो 4 आ रहा है, वैसे 4 यहाँ पे हमारे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे 4 आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या था उसको भी मैं बता देता हूँ भाई। यहाँ पे नंबरिंग लिख दो, आपको कुछ नहीं करनी, नंबरिंग लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे करके लिखोगे तो ध्यान से देखोगे तो एक की जो नंबर होता है वो 1 होता है, सिर्फ वो मैच हो रहा है, बाकी के मैच नहीं हो रहे। 13M और 14N ये मैच हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। 25 हमारा Y मैच हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे 4 मैच होने, बेसिकली हमें मैच करने थे, बहुत इजी था, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 182 यानी कि आज की क्लास के सेकंड क्वेश्चन पर अपने।
अगला क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, होना चाहिए मैथ्स में, डाल रखा है इन्होंने रीजनिंग में, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सॉल्व करवा देंगे। अप्रोक्सीमेशन में करना क्या होता है, एग्जैक्ट आपको मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन नहीं करने होते, अप्रोक्स करना होता है। तो अप्रोक्सीमेशन का मूलभूत मैं सिद्धांत आपको बता देता हूँ कि अगर कोई डेसिमल में आपकी 5 से ज़्यादा की टर्म है, यानी कि 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, यानी तो आपको शिफ्ट करना है नेक्स्ट नंबर पर। क्या करना है, नेक्स्ट नंबर पर शिफ्ट करना है, नेक्स्ट वोल नंबर पर शिफ्ट करना है। कैसे, मान लीजिए जैसे यहाँ पे देखेंगे आप 23.87 है, तो पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 23 से नेक्स्ट वोल नंबर क्या होता है हमारा, 24 होता है, तो वहां पे शिफ्ट हो जाइए। अब अगर डेसिमल के बाद आपका 5 से छोटा है, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है, तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस नंबर नहीं कहूंगा, उसी नंबर को आप पूरा वोल नंबर मान लेंगे। मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे 12 नंबर देखेंगे, प्रीवियस नहीं कहूंगा, जैसे सेकंड है हमारा 12.19। अच्छा, पढ़ने का भी आपको तरीका पता होना चाहिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, तो डेसिमल के बाद कभी ऐसे मत पढ़ना 12.19, वो रॉन्ग होगा। उसी से आपकी समझदारी भी पता चलती है कि 12.19 डेसिमल के बाद कभी भी ऐसे नहीं पढ़ा जाता, टेंस के रूप में आपको सीधा सीधा 19 पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है डेसिमल के बाद, तो आपको जो स्टिक करना है उसी नंबर पे, किस पे, 12 पे, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं, जिनको नहीं पता था उनके लिए डिटेल में बता दिया, क्योंकि फ्रेशर साथी भी बहुत है हमारे साथ। 76.69, अब यहाँ से भाई कर दो इसको 77, क्यों करेंगे, क्योंकि 5 से ज्यादा है। बहुत से साथी होगा एक क्वेश्चन बन रहा होगा, वो मैं यहाँ पे लिख के बताऊंगा आपको क्या क्वेश्चन बन रहा है। प्लस यहाँ पे करेंगे 29.89, तो इसको कर देंगे नेक्स्ट पे 30, मल्टीप्लीकेशन बाय 17.37, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 17। अब अगर आ जाए डेसिमल में 5, तो कोशिश करो कि उसको वही रहने दो। मान लो अगर 2.5 है, तो उसका अप्रोक्सीमेशन आप 2.5 ही रहने दो। बहुत कम चांसेस होते हैं कि अप्रोक्सीमेशन में आपको 0.5 वाला कोई क्वेश्चन दिखेगा। अगर नहीं दिखता है या दिख भी जाता है, तो उसको डेसिमल 0.5 में ही रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, बॉडमास रूल लगाएंगे, डिवाइड करेंगे पहले सबसे, तो ये आ जाएगा 24 को 12 से डिवाइड करा 2, फिर माइनस एज इट इज आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन करेंगे उसके बाद, तो यहाँ पे 77 को रहने देंगे, और मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 17 इंटू में 3 कितना होता है, 51, 510 यहाँ पे आ जाएगा। 77 यानी कि 2 यहाँ पे हो जाएगा आपका 75, यानी कि 510 माइनस 75, ये आपका आ जाएगा 435, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इजी क्वेश्चन आगे फिर से, कि भाई पता लगाना है ये जो हमारा एम्बेड करा हुआ है, एम्बेडेड फिगर्स क्या होते हैं भाई। कोई एक डायग्राम बना दिया, जैसे ये लाल वाली हमने बना दी है, अब आपको फिगर दे दी गई है 4, तो यही जो लाल वाली फिगर है वो ढूंढनी है, किस में बन रही है। साफ दिख रहा है ना, देखो ये इसमें बन रही है, सेम डायग्राम बन रहा है, और किसी में बन रहा है, इसमें देखो ये वाला आ रहा है पर ये तो नहीं है मैच, तो ये रॉन्ग हो गया। इसमें ये ऊपर वाली डंडी नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। इसमें ये वाला बार नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड फिगर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। आगे चलिए, 2 साइंस को इंटरचेंज करना है। हाँ, अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, साइन इंटरचेंज वाले ना एसएससी और DSSB दोनों ही को प्यार हो गया है, यूं मान लीजिए इनको लव हो गया है इन क्वेश्चन से। एसएससी DSSB की रीजनिंग का लव है ये क्वेश्चन, और आपका लव क्या है, स्वीटू पिंकी नहीं है, आपका लव है इनको सॉल्व करना। अब यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करोगे, सीधी सीधी बात है, आप लोगों को सबसे बेसिक, इसमें ना बहुत सारे ऐसे पढ़ाने वाले या फिर कोई सॉल्व करने वाले होते हैं यार, इसमें ना तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा, एक एक करके चेक तो करना पड़ेगा, ये बात मैं मानता हूं, पर किस ऑर्डर में चेक करें वो ऑर्डर मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले ना आप लोग डिवीजन चेक करोगे, वो इजी होता है चेक करना। डिवीजन चेक करोगे और मल्टीप्लिकेशन चेक करोगे, इन दोनों जो ये 2 आ रहे हैं आपके साइन, वो वाले जो ऑप्शन है ना वो पहले चेक करोगे। तो देखो सबसे पहले तो ये ऑप्शन ए चेक करोगे, प्रायोरिटी में बता देता हूं क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। फिर देखो डिवाइड आ रहा है और प्लस आ रहा है, तो इसको सेकंड नंबर पे चेक करोगे। फिर मल्टीप्लिकेशन वाले को चेक करोगे, और फिर लास्ट में बचा इसको करोगे। तो कई साथी बोलेंगे क्या पता आंसर सी ही हो, तो हमने तो ये ऑर्डर बिगाड़ दिया ना। नहीं भाई, नहीं बिगाड़ा। ऐसा कौन सा चांस था कि आप सबसे पहले सी चेक करने वाले थे, नहीं थे ना। तो होता क्या है ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने डिवाइड बोला है कि डिवाइड सबसे पहले चेक करना होता है। देखो भाई, डिवाइड को चेंज करना है,
डिवाइड को अगर हमें चेंज करना है तो हम देखेंगे कि डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन से चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा। तो क्या 14 18 से डिवाइड हो जाता है? नहीं हो पाता है, तो इसलिए इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। देखते ही रिजेक्ट कर दिया हमने। हम अगर डिवाइड को सबसे पहले चेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ वाली जो टर्म है वो चेक कर लेंगे कि भाई डिवीजन का साइन तो लगा देंगे, क्या ये वाली टर्म हमारी इस टर्म से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। पूरी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इक्वल्स टू में हमारा फुल वोल नंबर आ रहा है, डेसिमल में नहीं आ रहा है हमारे। ठीक है, कई बार क्या होगा ना, यहाँ पे जो डिवाइड पूरी नहीं हो पाएगी पर वो पॉइंट कुछ आ जाए, मान लो 2.5 ही आ जाए, तो वो 0.5 वाली है, उसके बाद फिर कुछ मल्टीप्लिकेशन है तो वो उसे पूरा कन्वर्ट करके यहाँ से दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल नंबर बन जाएगा। तो वो सिनेरियो हो सकता है, पर हमारा बेसिक जो ऑर्डर रहेगा वो इस हिसाब से रहेगा कि अगर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम नेक्स्ट पे चलेंगे। तो अभी हमने ए ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया है, अब हम चलते हैं डी ऑप्शन पे। तो डिवीजन की जगह प्लस और प्लस की जगह क्या आ जाए? हमारा डिवाइड आ जाए। तो अब 18 47 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमने इसको भी कैंसिल आउट कर दिया। इसको भी क्या कर दिया है? कैंसिल आउट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे भाई? अब हम अपना चलते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले पे, ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 234, पहले तो साफ साफ ये देखो ना, 234 क्या 18 से डिवाइड हो जाता है? पूरा हो जाता है। 18 एक 18 और उसके बाद 54, ये 4 पे यानी कि 3 पे, सॉरी ये 13 से कट गया पूरा का पूरा। 234 डिवाइडेड बाय 18, ये तो हो गया 13। उसके बाद हमें प्लस को नहीं चेंज करना था तो प्लस एज इट इज ले आओ 47। माइनस को चेंज करते हुए हमें क्या कर देना है? मल्टीप्लिकेशन कर देना है, और मल्टीप्लिकेशन को चेंज करते हुए क्या कर देना है? हमें माइनस कर देना है। अब ये तो हमें चेक करना पड़ेगा, ये हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग इजी कैलकुलेशन अगर करना चाहो तो इसको ऐसे कर लो कि भाई ये क्या है, 10 प्लस में 4 है जिसकी गुणा हो रही है 47 से, तो ये हो जाएगा 470, और 4 ये हो जाएगा 28, और ये 188, ये हो जाएगा 188, 8 15 658। तो हमें समझ में आ गया कि भाई 658 कुछ आ रहा है गुणा करके, तो इसके आसपास तो हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं, तो ये हो सकता है। तो यहाँ से देखो 13 प्लस में 658 माइनस 18, 13 और प्लस 18 तो ये हो जाएगा 658 माइनस 5, आपका आंसर आ गया 653। और बचपन की तरह सीधा सीधा हाथ खड़े करके बोल दीजिए मैडम या सर, LHS इक्वल्स टू RHS, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का। नंबरिंग करेंगे भाई फटाफट, क्योंकि हमें निकालना है। तो x हमारा होता है 24, g हमारा 7 होता है, c 3 होता है, u हमारा होता है 21, h 8, d 4, r 18, 9, f हमारा 6, o 15, 10, 9। कुछ हमें यहाँ पे दिख रहा है कि भाई 24 से हम 21 पे गए, 21 से हम 18 पे गए, 18 से हम 15 पे गए। ये क्या चल रहा है? -3 हो रहा है। कैसे? 24 से हम गए 21 पे, 21 से गए हम 18 पे, 18 से गए हम 15 पे, तो ये -3 -3 -3 हो रहा है। तो 15 से हम कितने पे जाएंगे? -3 यानी कि 12, 12 यानी कि L। तो L तो ऑलरेडी वैसे भी सब में ही आ रहा है ऑप्शन में। अब देख लो भाई, हमें क्या चेक करें कि जिससे हमारा डिस्टिंक्टिव पता चल जाए। हम ऐसा कर सकते हैं, अभी हम पूरा ही करना पड़ेगा हमें। तो 7 से हम जा रहे हैं 8 पे, 8 से 9 पे, 9 से 10 से, 10 से क्या जाएंगे? 11 पे, यानी कि हमारा बीच में क्या आएगा? LK आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी तो रिजेक्ट हो गया है। 3 से जा रहे हैं हम 4 पे, 4 से जा रहे हैं हम 6 पे, 6 से जा रहे हैं हम 9 पे, यानी कि 3 से जा रहे हैं हम 4 पे, 4 से जा रहे हैं हम 6 पे, 6 से जा रहे हैं 9 पे, तो ये कितना हो रहा है? +1 +2 +3। अब हमारा कितना होगा? +4। 9 से 14 यानी कि 13, 13 का मतलब होता है हमारा M, M का मतलब होता है यानी कि LKM हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें समझ आएगी। इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या रहता है? बहुत इजी अप्रोच होता है। पहले अगर ये स्टेटमेंट दी गई है तो इनको मत देखिए, इनको मत पढ़िए, सीधा आ जाइए एक्सप्रेशन पर। एक्सप्रेशन का मतलब क्या बोला गया है कि A#B। अब देखिए हैश का क्या मतलब होता है। हैश का मतलब है P इज ब्रदर ऑफ Q, तो A B का भाई है। A इज ब्रदर ऑफ B, सेम जनरेशन है, कोई डैश एरो नहीं लगेगा क्योंकि ये भाई हैं, यानी कि सिबलिंग्स हैं। B@C, एट द रेट का मतलब है P इज फादर ऑफ Q, यानी कि B जो है C के पिता हैं, तो ये भी मेल है। प्लस का मतलब मेल लगा रहा हूँ। और दूसरी जनरेशन आ जाती है इनसे नीचे वाली,
तो ऊपर हम लगाएंगे एरो, जिसकी तरफ एरो लगता है वो यानी कि अपर जनरेशन का इंसान है। तो अब सी कौन है, इनके बेटा या फिर बेटी है, बच्चा है सी। ठीक है, अभी नहीं पता हमें जेंडर सी का। फिर हमें बोला गया सी एंड डी, एंड का मतलब क्या है, पी इज सिस्टर, तो सी क्या है, सिस्टर है, ये फीमेल है, सिस्टर है किसकी, डी की। और डी हैश, ही हैश का हमने स्टार्टिंग में देखा था ब्रदर होता है, डी क्या है, ई के भाई हैं। तो यानी कि ये तीनों है ना बहन भाई हैं। ई का हमें जेंडर नहीं पता है, ई हमें नहीं पता है कि कौन क्या है, अभी उसका नहीं बोलेंगे हम। हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ए का रिश्ता ई से क्या है। अब देखो भाई, अगर सी के पिता भी हैं तो डी के भी पिता भी होंगे और ई के भी पिता भी होंगे। सीधी बात है ना भाई, कि क्योंकि आप बोलोगे कि सी का जो भाई है वो डी है और ई जो कि इनका भाई या फिर बहन है, तो ये तीनों भाई बहन है, तो इन सभी का पिताजी एक ही होंगे। अब पूछा गया कि ए का रिश्ता ई से क्या है, तो ए कौन है, ई के पिता के भाई, यानी कि पापा के भाई, जो कि क्या हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं या फिर ताऊजी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले साथी हैं और हिंदी वाले साथी हैं, उनको भी ध्यान देना है कि पढ़ने हैं ऑप्शन मैटरनल अंकल और पैटर्नल अंकल, यानी कि यहाँ पे मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल क्या होते हैं, पैटर्नल अंकल होते हैं हमारे चाचा या फिर ताऊजी। ठीक है, ताऊजी। उसके साथ अब बोलोगे चाचा के साथ जी क्यों नहीं लगा रहे भाई, चाचा के साथ भी लगा देते हैं जी, चाचा जी या फिर ताऊ जी। मैटरनल अंकल क्या होते हैं, एक ही होते हैं मैटरनल अंकल, वो होते हैं मामा जी। ठीक है, वो क्या होते हैं, मामा जी होते हैं। मामा कटप्पा जैसा भी हो सकता है, मामा कंस जैसा भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि भाई हमारा ए ई का क्या है, ये हमारे चाचा या फिर ताऊ हैं, या फिर चाचा जी या फिर ताऊ जी हैं, तो हमारे क्या हैं, ये पैटर्नल अंकल हैं। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 187वां क्वेश्चन, यानी कि आज की क्लास का 7वां क्वेश्चन बोला गया है, डाइस का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, फटाफट देख लेंगे। इन पैटर्न से आपको ना भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हम अगर आसान पाकिस्तानी भाषा में कहें तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 3 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ सेम डाइस आर शोन, विच पैटर्न विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन हैविंग, ये कोई भी जो डायग्राम सा बना रखा है, ये वाला कहाँ पे हमारा, ये रहा हमारा, ये वाला हमारा है। ठीक है, तो आपको 3 दे रखी है ना, तो ऐसा देखो कि कौन से 2 ऐसे चेहरे हैं जहाँ पे कॉमन चीज़ें दिख रही हैं। ये वाला देखो, ये वाला जो हमें दिख रहा है ये इसके बराबर है। हम इसको कलर कोड कर देते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि आपको डायग्राम दिखे। जो हमारी ये वाला फेस है वो इसके बराबर है। अरे ये कैसे आ गया यहाँ पे, कोई नहीं, हट जाएगा अभी। और ये जो है ये हमारा सेम है, तो जो 2 सेम होते हैं ना वो तो कट जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो कट जाते हैं। इनको हटा दो, अब ये दोनों चेहरों को आप हटा दो, क्योंकि 2 फिगर में ये दोनों सेम है ना, तो हटा दो। अब बचा क्या है, ये ऐसी चोंच वाला इंसान और ये बत्तख सी या फिर क्रिसमस ट्री जो भी कहें वो बचा है। तो ये दोनों अपोजिट होंगे एक दूसरे के। यही डाइस का नियम होता है, यही डाइस का क्या होता है, नियम होता है। क्योंकि कभी भी आप डाइस देखोगे तो 2 तरीके से रखो डाइस को। मान लो यहाँ पे होता, यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे लिखा होता आपका 4 और ये भी 4 हो जाता, ये होता आपका 5 और ये भी आपका 5 हो जाता। तो ये दोनों किसी भी तरीके से रखोगे, यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे 2, यानी कि अपोजिट में होंगे, 3 और 2 अपोजिट में होंगे। ठीक बात है, तो हमें साफ साफ कौन सा दिख गया है कि भाई कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, कि हमारे ये चोंच के सामने ही क्रिसमस ट्री सा बना हुआ है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़िया यार, ये देखो इंग्लिश में भी है, हिंदी में। तो हिंदी वाले साथी ना ये परेशान मत हुआ करो कि भाई आपकी क्लास में ना कुछ क्वेश्चन हिंदी में नहीं होते, इंग्लिश में होते हैं, बाइलिंगुअल। अब यार पेज की गरिमा भी समझे, पावर पॉइंट की गरिमा को भी समझे और उसको ध्यान दे कि भाई यहाँ पे हम, अच्छा 1 मिनट रुको, ऑप्शन आपको दिख नहीं रहे होंगे ना, ये डी वाला ऑप्शन मैं उसको दिखा देता हूँ। देखिए सारे ऑप्शन दिख रहे हैं अब आपको। चलिए, स्टेटमेंट क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, मैंने अपनी प्लेलिस्ट में ना सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, A to Z चीज़ें करवा रखी हैं आपको प्लेलिस्ट में। किसी को नहीं पता हो तो प्लेलिस्ट जाके देख लो। कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, कहीं बोले स्टार्टिंग में बोला था कोर्स नहीं बेचूंगा, अब कोर्स बेच रहा है।
प्लेलिस्ट यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, पूरी की पूरी अवेलेबल है। किसी को रीजनिंग पढ़नी है तो पढ़ लीजिए, 20 में से 20 पक्के हैं। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट क्या है भाई, फॉल्स। चलो हिंदी में ही पढ़ते हैं हम, सारे साथियों को, इंग्लिश वाले भी पढ़ लेंगे, हिंदी में सब पढ़ते हैं, सारे मिलके हिंदी में पढ़ते हैं। इंग्लिश वाले साथी एक बार देख लो यहाँ से, हिंदी वाले पढ़ते हैं। कथन क्या है भाई, स्टेटमेंट क्या है, पिछले कुछ वर्षों में दहेज पर झूठे मामले बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो ये सच्चाई दर्शाता हुआ हमारा क्वेश्चन है, दहेज पर झूठे मामले बढ़ रहे हैं। पहले एक जमाना था जब सच्चाई ये थी कि दहेज उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे थे। आज कुछ पहलू में ये सच्चाई भी बढ़ती जा रही है कि दहेज के झूठे मामले भी बढ़ रहे हैं। दहेज उत्पीड़नता यानी कि दहेज के कारण एक फीमेल को परेशान करना, वो मामले खत्म नहीं हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है। पर ये एक तरीके से यूं कहें कि संसार का नियम है बैलेंस आउट करना। तो अगर एक पक्ष यहाँ पे हावी हो रहा था तो अब बुराई में भी देखिए क्या मजेदार चीज है, यहाँ पे थोड़ा आत्मज्ञान भी लेते चलिए कि बुराई भी कभी भी एक तरफा नहीं होती है, बुराई भी बैलेंस आउट हो रही है। कि अगर एक बुराई भी हमें दहेज जैसी गलत जो चीज है उसके हमारे शिकार हो रही थी, तो वहां पे बुराई भी एक नया रूप लेते हुए दहेज के झूठे मामले ला रही है। तो देखो कि इस दुनिया में हर चीज बैलेंस आउट है, यहाँ तक कि बुराई भी बैलेंस आउट है। एक विडंबना कहें या कुछ भी कहें, खैर कोर्स ऑफ एक्शन पे आते हैं। सरकार को स्थानीय पुलिस प्रशासन को दहेज संबंधी शिकायतों पर एफआईआर दर्ज करने से पहले सही तरीके से सत्यापन करने का निर्देश देना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है ना, इंसान अपना दिमाग लगाने लगता है। ठीक है, ये बात तो चलिए हमारी सोशल एविल कहें, जिसे हम क्या कहते हैं सोशल एविल, उससे मिलती जुलती हो गई और थोड़ी सच्चाई भी हो गई, क्योंकि आजकल हम पढ़ ही रहे हैं ऐसे मामले। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, जो ऐसी स्टेटमेंट होती हैं इंसान उसको अपने नज़रिए से सोचने लग जाता है। यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक बार आप भूल जाइए स्टेटमेंट क्या आ रही है। स्टेटमेंट मान लीजिए ऐसी आ रही है कि पिछले कुछ वर्षों में दहेज पर झूठे मामले बढ़ रहे हैं, इसकी जगह ये आ जाए पिछले कुछ वर्षों में लड़का दहेज देने वाले ससुर पर केस दर्ज कर रहा है। ऐसा आपको होता हुआ दिखेगा नहीं, लड़का दहेज देने वाले ससुर पर केस दर्ज कर रहा है और बोल रहा है वो मुझे फोर्स कर रहे हैं दहेज लेने पर। अगर स्टेटमेंट ऐसी आ जाती तो क्या करना है, तो भी आपको सच मानना है उस बात को। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो हमारे समाज में नहीं होता। मैं क्यों जोर दे रहा हूं इस बात पे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में कि एक कथन दिया गया है जिसके बाद कार्रवाई के 2 पाठ्यक्रम है, यानी कि कोर्स ऑफ एक्शन है 1 और 2 दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई हर बात को सत्य मानना है। यहाँ पे चाहे वो सत्य हो चाहे नहीं हो, आपको स्टेटमेंट को ऑलवेज ट्रू मानना ही पड़ेगा। मान लीजिए ये स्टेटमेंट होती कि भाई दूल्हा अपने ससुर के खिलाफ एफआईआर लिखवा रहा है, केस कर रहा है, मामला कर रहा है कि वो मुझे फोर्स कर रहे हैं दहेज देने पर, तो भी आपको ये बात सच माननी है। क्या पता कोई ऐसा केस हो भी भाई सच मानने वाला, पर एक सामाजिक दृष्टिकोण से देखे तो ऐसा दिखाई देता नहीं है हमें। तो आपको ये सच मानना है। अगर मैं कहूं कि प्लस माइनस के 1 लाख सब्सक्राइबर हैं और उसको मैं स्टेटमेंट कंक्लूजन के रूप में लिख दूं, तो भी आपको सच मानना है, बेशक 50,000 भी नहीं है अभी। ठीक बात है, इतनी बातें क्लियर है भाई। स्टेटमेंट कंक्लूजन पे क्या करना है आपको, अब इस बात को सच मानते हुए ये जो 2 कोर्स ऑफ एक्शन दिए गए हैं इनको देखना है कि क्या जो हमारी स्टेटमेंट थी उसको सच मानने के बाद इनका करना उसको सही बनाएगा। सही बनाने का मतलब कि उसके लिए ये जो स्टेटमेंट दी गई केस हो रहे हैं, अब इसको भाई केस तो बढ़ रहे हैं, इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, तो जो कार्रवाई होगी ना वो होनी चाहिए कार्रवाई या नहीं होनी चाहिए वो देखना है। कार्रवाई क्या है, सरकार ने बोला कि भाई एफआईआर दर्ज मत करो पहले सीधा, पहले उसकी सही ढंग से सत्यापना यानी कि जांच कर लो कि भाई ये झूठा मामला है या सच्चा मामला है। क्योंकि एक बार एफआईआर दर्ज हो जाती है तो केस बन जाता है, और चाहे फिर वो अभ्यर्थी हो चाहे फिर वो किसी यूं कहें कि भाई हमारे नौकरी पेशा इंसान हो, उसके खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज हो गई तो भाई उसका मामला लाइफ एक तरीके से बर्बाद हो गई। तो उस बर्बादी से बचाने के लिए पहले जांच करे पुलिस कि भाई केस सच्चा था या झूठा। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, दिमाग इतना नहीं दौड़ाना है। स्टेटमेंट देखी, उसको क्या माना, यस ये ट्रू है। अब देखो इस ट्रू को इसके आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई यही होनी चाहिए भाई पुलिस ध्यान दे कि भाई सच्चाई बात है या नहीं है, ये बात बिल्कुल सही हो रही है।
दहेज के झूठे मामलों पर स्थानीय पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर साबित हो जाता है कि झूठे मामले हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई करे, उल्टी एफआईआर उस पक्ष पे हो जिसने झूठा मामला दर्ज करवाया। ये बात भी, ये कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर खिलाफ नहीं होगा तो मामले ऐसे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि कुछ कार्रवाई हो नहीं रही है। तो इस हिसाब से हमने देखा कि अगर कुछ भी स्टेटमेंट है, मैंने बहुत टाइम लगाया इस क्वेश्चन पर, आप उम्मीद करता हूँ कि कोर्स ऑफ एक्शन और स्टेटमेंट वाली जो चीज़ है उसको सोशल से जोड़ दिया, अपने चैनल से जोड़ दिया, सब तरीके से जोड़ दिया कि भाई आप लोगों को कुछ भी लिखा हो सच मानना है और उस पर कार्रवाई होनी, जो लिखी है वो सही करेगी, उसको जो गलत है उसको सही की तरफ बदलेगी या नहीं बदलेगी, वो आपको पता लगाना है। तो भाई हमने इस बात को सच माना, उसके बाद देखा ये कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना ही चाहिए। तो दोनों बातें हमारी फॉलो कर रही है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। एक्सेस है, अगर इसको देखेंगे यहाँ पे मिरर लगा देंगे तो ये ऐसे बनेगा, ये भी ऐसे बनेगा, ई हमारा ऐसे बनेगा, सी ऐसे बनेगा और ए। अब ये कौन सा बन गया आप लोग देखेंगे तो ये हमारा बन गया है ए उल्टा, ये वाला ए उल्टा नहीं होगा, ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। 190वां क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आएगा भाई। ऐसे क्वेश्चन ना, ये भी यहाँ पे भी एक बिग हार्ट बना लो, ये भी ना डी ट्रिपल एस बी का लव है। ये तो बहुत पुराना लव है डी ट्रिपल एस बी का, यानी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का लव है, ये स्पेसिफिक डी ट्रिपल एस बी भी नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का लव है ऐसा क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दे दिया, अब इसमें ऑड वन आउट फाउंड करो तो हमने देखा 13 इंटू में 3 39, 27 इंटू में 3 81, 23 इंटू में 3 69, 17 इंटू में 3 51। अब क्या करें, यहाँ तो हम कंफ्यूज हो गए भाई, मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ऐसा केस फंसे ना, 95% चांस है आपका प्राइम नंबर केस बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? प्राइम नंबर केस बन रहा होगा। अब प्राइम नंबर केस क्या होता है, अब आपको देखना है कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, 13 हमारा एक प्राइम नंबर है, 13 हमारा एक प्राइम नंबर है या नहीं है? आप बोलोगे जी बिल्कुल है। 27 हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है? आप बोलोगे नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। 23 हमारा प्राइम नंबर है, आप बोलोगे है। 17 हमारा प्राइम नंबर है, आप बोलोगे है। तो अब यहाँ से देखो कि भाई 23 हमारा जो है वो प्राइम नंबर है, 17 हमारा है वो प्राइम नंबर है, 27 हमारा जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यही हमारा ऑड वन आउट हुआ। जो इनके बीच में पैटर्न बन रहा था वो तो इंटू 3 वाला बन रहा था, वो हर जगह फॉलो हो रहा था। 27 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जो एक और अपने आप से इटसेल्फ से ही डिवाइड होती हैं, भाज्य होती हैं। वो एक और अपने आप से डिवाइड होने वाली टर्म्स को प्राइम नंबर बोले जाते हैं। 13 किसी और से डिवाइड नहीं होता, 23 भी नहीं होता, 17 भी नहीं होता, 27 हो जाता है, 3 से हो जाता है, 9 से हो जाता है, 27 और 1 से तो अपने आप से तो होता ही है। तो इसलिए आपको ऑड वन आउट ये करना है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन अच्छा है, इवनिंग में सूरज डूबता हुआ टाइम है, एक्स फेस कर रहा है हमारा राइट हैंड साइड इफ द डायरेक्शन वेयर इज ऑन। चलिए, सूरज डूब रहा है तो सूरज डूबता है किस साइड से? सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, वेस्ट की तरफ। अब वेस्ट कौन सा होता है भाई? ये हमारा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ये वेस्ट होता है। तो हमारे सूरज देवता यहाँ पे अपने घर को लौटते हुए इस दिशा में है, वेस्ट साइड हमने बना दी। एक हमारा जो एक्स है वो कहाँ बैठा हुआ है? ये किसी का भी एक्स हो सकता है, मेरा तो है नहीं। एक्स है, एक्स इज फेसिंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड इफ द डायरेक्शन वेयर हिज शेडो, इफ नहीं है ऑफ आना चाहिए, इफ नहीं है ऑफ आएगा, ये ऑफ द डायरेक्शन वेयर हिज शेडो इज फॉलिंग। ठीक है, अच्छा अगर मैं एक इंसान बनाऊं, इंसान नहीं बनाता, चलो अभी इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, शेडो वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन आने के बावजूद भी शेडो वाले क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। मैंने एक ये बना दिया, ये खंबा बना दिया है, ठीक है, ये जमीन है, ये खंबा है, सूरज देवता हमारे वेस्ट साइड में है, तो परछाई किधर बनेगी? आप बोलोगे कि भाई परछाई हमारी यहाँ बनेगी, यानी कि ईस्ट साइड में बनेगी। ठीक है, ईस्ट साइड में बनेगी। अब इस खंबे की जगह मैं एक इंसान को बना देता हूँ जो कि आप में से किसी का एक्स है। तो इस इंसान को बनाने के बाद बोला गया कि भाई उसकी जो परछाई पड़ रही है वो कहाँ पड़ रही है? बोला गया है कि जो परछाई पड़ रही है ना उसकी, तो वो उसके राइट हैंड साइड की तरफ फेस कर रहा है। तो अगर ये परछाई यहाँ पे पड़ रही है तो उसका राइट हैंड साइड कौन सा होगा? ये वाली साइड होगा। क्यों होगा मैं बताता हूँ। देखो एक इंसान है, ये अगर इस तरफ देख रहा है,
ये अगर इस तरफ देख रहा है तो इसका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, ठीक है। तो परछाई हमारी इस तरफ है तो राइट ये होगा। तो देख किस तरफ रहा है, नीचे की तरफ राइट साइड होगा, ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि परछाई की जो डायरेक्शन है ना वो ये है। परछाई की डायरेक्शन क्या है, ये है, ईस्ट की तरफ परछाई पड़ रही है। तो राइट साइड यानी कि वो हमारी स्क्रीन की तरफ। वो किस तरीके से खड़ा होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा थोड़ा आप लोग भी ना इमेजिन करने की कोशिश करना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, पर मैंने कोशिश करी आपको समझाने की कि भाई अगर एक व्यक्ति हमारा इस तरीके से कुछ खड़ा है, एक व्यक्ति जो है वो ये ऐसे खड़ा है, तो वो जो देख रहा है ना उसकी मुंडी ऐसे है, वो हमारा इस तरफ देख रहा है, उसकी देखने की डायरेक्शन ये है, उसकी शैडो की डायरेक्शन ये है, क्योंकि सूरज देवता की किरणें यहाँ से आ रही हैं, ठीक है। ये शैडो के राइट साइड में खड़ा है, शैडो के राइट साइड में खड़ा है। इतना समझ में आ गया ना इंसान कैसे खड़ा है, अब कर दोगे। अब वो क्या करता है, देन ही टर्न्स राइट। अब वो राइट की तरफ फिर से मुड़ जाता है। अब राइट कौन सा, ये वाला तरफ हो जाता है, ये मुड़ जाता है अब राइट, क्योंकि अब वो देख इस तरफ रहा है, देखने का राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है, तो वो इस तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है ना। वो इस तरफ मुड़ गया। आप खुद एक बार ना खड़े हो जाना अपने कमरे में, जहाँ पे भी आप हो, आप खड़े हो जाओ और देखो राइट साइड मुड़ोगे तो आप किस तरफ मुड़ोगे, लेफ्ट साइड मुड़ोगे तो आप किस तरफ मुड़ोगे, उस हिसाब से आप लोगों को समझ में चीज़ें आएंगी। चलिए, ही टर्न्स राइट एंड वॉक 20 मीटर्स। तो राइट मुड़ा, एक मिनट, ये तो भाई इसकी ना परछाई सी बना देते हैं हम, ये परछाई बन गई है। अब ये नीचे की तरफ देख रहा था, राइट की तरफ, यहाँ से ये मुड़ा और ये 20 मीटर चला। फिर से बोला गया कि ही टर्न्स राइट एंड वॉक 20 मीटर, ये इतना हो गया। देन ही टर्न्स राइट अगेन, फिर से राइट मुड़ जाएगा भाई। वो क्या करेगा, फिर से राइट मुड़ा। इस तरफ मुड़ने के बाद चल रहा है, तो चलते चलते अब राइट साइड कौन सी हो गई, ये वाली, यानी कि ऊपर की तरफ मुड़ेगा वो। क्या करेगा, ऊपर की तरफ मुड़ेगा वो। और बोला गया कि 10 मीटर, तो ये कितना चला है, वो 10 मीटर चला है। देन ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड कौन सी होगी, ये वाली साइड होगी। अब ये सूरज देवता की जो किरणें हैं उन्हें हटा देते हैं एक बार हम, और सूरज देवता को भी थोड़ा सा हटा ही देते हैं अभी, क्योंकि शाम हो गई है, वो अपने घर को चले गए हैं। लेफ्ट की तरफ मुड़ा और 10 मीटर चला, तो यहाँ पे भी वो 10 मीटर चला है। देन टर्निंग राइट, फिर से वो राइट मुड़ा और 20 मीटर चला, तो यहाँ से राइट की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ ये 20 मीटर चला। देन ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 30 मीटर। राइट मुड़ जाता है यानी कि इस तरफ राइट मुड़ जाता है वो, और ये 30 मीटर चलता है, ये टोटल दूरी 30 मीटर चलता है। अब पूछा गया, यहाँ पे आके ना वो रुक गया भाई, इतना मुड़ा आखिर यहाँ पे आके वो रुक गया। एट वट डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन, एक्स, आपकी एक्स कहाँ पे है, नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से, ये क्या है आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब वो देखो, ध्यान से देखो, बिल्कुल सीध में होगी वो, बिल्कुल सीध में, जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट थी ना उसके बिल्कुल सीध में ऊपर होगी। वो क्यों होगी बिल्कुल सीध में ऊपर, ये देखो, इतनी दूरी कितनी है, 20 मीटर है, इतनी दूरी कितनी है, 10 मीटर है, टोटल कितनी हो गई 30। ऊपर वो कितनी चला था, 30, तो बिल्कुल ऊपर, इतना घूम फिर के जाने की बजाय वो ऊपर होगा, यानी कि किस डायरेक्शन में, ये नॉर्थ की तरफ है। स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है आपको, इस पॉइंट से ऊपर ये जो पॉइंट बना है ये नॉर्थ है आपका, और वो किस दिशा, आप कितनी दूरी पे है, दूरी भी चेक कर लेते हैं भाई। दूरी कितनी है, ये 10 है, ये 20 है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 30, तो 30 मीटर नॉर्थ की तरफ, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा खासा टाइम लिया हमने इस क्वेश्चन पर, एक्सप्लेन करने में टाइम है, बाकी आप लोगों का सॉल्व करने में टाइम नहीं है। जैसे कोर्स ऑफ एक्शन वाला क्वेश्चन था ना, उसको एक्सप्लेन करने में मैंने दुनिया भर के एग्जांपल बता दिए, आपको तो देखते ही तुरंत कर देना था, पेन भी नहीं उठाते उस क्वेश्चन में, तो 20 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं होता, बस जितना टाइम उसको पढ़ने में लगता है उतना उसको सॉल्व करने में लगता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, इसको डिकोड कर लो पहले तो। सबसे पहले हैश का मतलब क्या है, पी इज ग्रेटर देन क्यू, पी इज ग्रेटर देन क्यू, हैश का मतलब ग्रेटर है। डॉलर का मतलब है पी इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यानी कि पी क्या तो बड़ा है या फिर बराबर, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इक्वल्स टू का क्या मतलब है, पी स्मॉलर देन क्यू, पी क्या है, छोटा है क्यू से। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है ना, इसको डिकोड करेंगे भाई, स्टेटमेंट का असल रूप लिख लेंगे हम, स्टेटमेंट का असल रूप लिख लेंगे, और वो असल रूप क्या है,
हम यहाँ पे लिखते हैं इसको सी डॉलर ई, डॉलर का क्या मतलब था, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्यू, सी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ई। एफ हैश सी, हैश का मतलब था कि बड़ा है, एफ जो है सी से बड़ा है। डी इक्वल्स टू ई का क्या मतलब है कि डी इज स्मॉलर देन ई, डी जो है वो ई से छोटा है। तो इस तरीके से हमारी स्टेटमेंट बन गई। अब हम कंक्लूजन को भी डिकोड कर लेंगे, कंक्लूजन को भी ऐसे लिख लेंगे सी हैश डी, हैश का क्या मतलब है हमारा, हैश बताता ग्रेटर, यानी कि सी हमारा बड़ा है किससे, सॉरी बड़ा, सिर्फ बड़ा और इक्वल्स टू नहीं, बड़ा डी से। और दूसरी जो कंक्लूजन है वो क्या है, डी इक्वल्स टू ई, डी इक्वल्स टू ई तो हमारे इसी में ही गिवन है, डी इक्वल्स टू ई तो हमारी क्या गिवन है, इसी में ही गिवन है। तो हमारा एक जो हमारी गड़बड़ हुई है ना वो क्या हुई है, इक्वल्स टू का मतलब स्मॉलर था ना, तो ये हमने लार्जर क्यों लिख दिया यहाँ पे, इसको ध्यान से देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा, ई हमारा बड़ा है, ठीक है, डी हमारा छोटा है किससे, ई से, तो ई क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा हमारा डी से। तो ये हमारी स्टेटमेंट सही बनेगी, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही बन गई। डी इक्वल्स टू ई, तो डी इक्वल्स टू ई का मतलब है कि डी हमारा छोटा है ई से। ये हमारी दो कंक्लूजन दे रखी हैं, हम फटाफट चेक कर लेंगे भाई, कंक्लूजन हम फटाफट चेक करेंगे। बोला गया है कि भाई सी को डी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है या छोटा है, सी अगर बड़ा इक्वल्स टू ई है और ई बड़ा है डी से, यानी कि सी क्या तो बड़ा है या फिर बराबर है ई के, और ई क्या है डी से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा भाई, सी ग्रेटर देन डी हो जाएगा। इसका मैंने एक शॉर्ट तरीका बता रखा है, कभी भी आप लोगों के पास बीच में क्या साइन हो इस तरीके से देखना है कि इक्वल्स टू का साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन है और ग्रेटर देन का साइन है, तो इसको सबसे टॉप प्रायोरिटी देनी है, इसको सेकंड प्रायोरिटी देनी है, इसको थर्ड प्रायोरिटी देनी है। यानी कि अभी हमने देखा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और ग्रेटर देन है, तो इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी मिलेगी, ग्रेटर देन को मिलेगी, तो वो उठ के यानी कि ग्रेटर देन उठ के यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों के बीच में, तो सी इज ग्रेटर देन डी हो जाएगा। और पहला जो हमारा कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहा है, दूसरा तो हमारा स्टेटमेंट में ही गिवन है तो वो भी फॉलो कर रहा है, तो बोथ कंक्लूजन फॉलो करेंगे भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट देख लो भाई, ये क्या है हमारे, पहले दो लाइनों वाली जो आकृति थी वो 3 लाइनों वाली बन गई, उसके बाद पता नहीं क्या है, फिर ये 5 लाइनों वाली 5 आकृति बन गई, उसके बाद 6 लाइनों वाली 6 आकृतियाँ बन गई, तो यानी कि 4 लाइनों वाली हमारी 4 आकृतियाँ बनेंगी यहाँ पे। अब मैंने इसी डायरेक्शन में क्यों बनाया, मैंने स्क्वायर क्यों नहीं बनाया, मैंने ऑप्शन देख लिया ना, क्योंकि ऑप्शन में स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन में हमारा डायमंड फिगर है, तो डायमंड हमारा वो 4 बनना चाहिए, डायमंड फिगर भी तो हमारी किससे बनती है, 4 साइड से बनती है। आगे बढ़ते हैं, इन अ रो ऑफ 80 स्टूडेंट, 80 लोग बैठे हुए हैं भाई पूरी पूरी लाइन में, राम इज सिटिंग एट 15th पोजीशन टू द राइट ऑफ रोहित हु इज सिटिंग एट 40th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। रोहित के बारे में, हु के बारे में, हु से जो पहले जस्ट पहले है उसके बारे में होता है, 40th पोजीशन पे बैठा है राइट हैंड साइड से, ये राइट हैंड साइड होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहां से 40वीं पोजीशन पर 40th पोजीशन पर कौन बैठा हुआ है, रोहित बैठा हुआ है, और रोहित यहाँ पे मान लो इस तरीके से बैठा हुआ है। रोहित से क्या बोला है, राम है 15th पोजीशन टू द राइट, अब राम रोहित की 15th पोजीशन, भाई बैठा तो वो इस डायरेक्शन में है, तो उसका राइट कौन सा साइड होगा, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो 15 पोजीशन, यानी कि यहाँ पे जो बैठा है वो राम है और ये 15वीं पोजीशन पर बैठा हुआ है। एट वट विल बी द पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब इसका एक छोटा आप लोगों को फॉर्मूला तो पता है ना कि लेफ्ट हैंड प्लस में राइट हैंड -1 इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन अ रो। किसी एक व्यक्ति का अगर हमें पता है पोजीशन लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से, और उन दोनों को जोड़ के अगर एक घटा देंगे तो टोटल कितने लोग हैं वो बता देंगे। लेफ्ट हैंड यानी कि लेफ्ट पोजीशन, उसी इंसान की राइट पोजीशन, ये नहीं कि भाई रोहित की लेफ्ट बता दो राम की राइट बता दो, उसी इंसान की बतानी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब पता कैसे निकालेंगे भाई, देखो भाई यहां से लेकर यहां तक 40 थे,
यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 थे, 40 में से 15 घटा देंगे तो ये कितने बच जाएंगे, 25 बच जाएंगे। तो राम की राइट साइड से कौन सी हो जाएगी, 25वीं पोजीशन हो जाएगी ना। राम की राइट साइड से 25वीं पोजीशन हो जाएगी, बोलोगे बिल्कुल हो जाएगी। अब हमें क्या पता चल गया, इसको हटा देते हैं हम। अब हमें क्या पता चल गया कि टोटल कितने हैं, 80 हैं। राम की राइट साइड से पोजीशन कितनी है, 25 है। हमें कितनी पता नहीं है राम की लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट से राम की पता लगाने के लिए एक ही फॉर्मूला है, राइट प्लस में लेफ्ट माइनस 1 इक्वल्स टू टोटल। राइट कितनी है 25, लेफ्ट कितनी है पता लगानी है, माइनस करेंगे 1, टोटल कितनी है 80, 25 में से एक जाएंगे 24, 80 में से 24 जाएंगे तो ये आ जाएगा 56। लेफ्ट पोजीशन ऑफ राम कितनी हो जाएगी 56। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ 11th लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द सीरीज। अब ध्यान से देखो भाई, क्या बोला है, राइट एंड से हमें 11वां जो लेटर है ना उसके भी लेफ्ट में 7वां, यानी कि 11वां लेटर कोई भी हो उसका लेफ्ट क्या होगा, यहाँ पे होगा, उसका लेफ्ट होगा 7th। ये हमें फाइनल पता लगाना है। तो यानी कि राइट एंड से हमारा 18th जो लेटर है ना वो होगा। काउंट कर लो फटाफट, 4 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 17 18, यानी कि बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 196 है, इन अ रो ऑफ अ पिक्चर हॉल वेयर ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, खालिद इज 25th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड है, ये लेफ्ट है, यहाँ से 25th पे बैठा है कौन, खालिद। खालिद बैठा है, नीचे की तरफ एरो नहीं कर रखा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि वो ऊपर की तरफ देख रहा है, सारे के सारे नॉर्थ देख रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे खालिद बैठा है, ऊपर देखते हो। कपिल बैठा है 29th फ्रॉम द राइट एंड, ये राइट एंड है, यहाँ से कपिल बैठा हुआ है 29th पे। अब क्या करते हैं, उनको इंटरचेंज करने का मन कर जाता है, अपनी अपनी सीट से उठते हैं, एक दूसरे की सीट पे जाके बैठ जाते हैं। यानी कि खालिद की जगह बैठ गया है कपिल और कपिल की जगह बैठ गया है खालिद। ठीक बात है भाई। शाम जो कि 34वीं सीट पे बैठा था, लेफ्ट एंड से 34वीं सीट, तो यानी कि यहीं कहाँ, यहाँ कहीं बैठा होगा। यहाँ कौन बैठा है, शाम बैठा है, और ये कौन सी है, 34th है फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड से। इज एट 5th प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ खालिद न्यू पोजीशन, ये NEW है, खालिद की नई पोजीशन, खालिद यहाँ पे है, यहाँ से ये 5वीं पोजीशन पर बैठा हुआ है। हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर इन 1 रो ऑफ पिक्चर हॉल। ठीक है, अब यहाँ से ना सारी रामायण को ख़त्म करते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये बैठा है शाम, यहाँ पे कौन बैठा है भाई, शाम, और शाम का लेफ्ट से, ये लेफ्ट है ना, ये कितनी है, 34th है। यहाँ कहीं बैठा है खालिद, क्योंकि खालिद ने कर ली थी सीट चेंज, खालिद हो गया था राइट साइड से कौन सी पोजीशन पर, 29th पोजीशन पर। अब 29th के बाद शाम खालिद की पोजीशन से 5वें पे बैठा है, तो यानी कि बीच में कितने हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4 लोग बैठे हैं। ये कौन है, खालिद है, ये लोग है, ये कौन है, ये शाम है, उनके बीच में 4 लोग बैठे हैं। अब अगर खालिद राइट साइड से 29th पर है तो शाम कौन सी पोजीशन पे होगा, 30 31 32 33 और 34, तो ये राइट साइड से भी कितने पे हो जाएगा, 34 पे हो जाएगा। लेफ्ट साइड से भी कितने पे हो जाएगा, 34 पे हो जाएगा। आप लोगों को फॉर्मूला बताया ही है, लेफ्ट प्लस में राइट माइनस 1 इक्वल्स टू टोटल, टोटल निकालने हैं तो 34 प्लस 34 यानी कि 68 माइनस 1 67, यहाँ पे टोटल लोग बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सम डॉग्स आर गोट, कुछ यहाँ पे आकृति बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, कुत्तों की फिगर नहीं बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। सम डॉग्स आर गोट, कुछ बनानी है तो हमारे कुछ डॉग हैं वो गोट हैं, तो वो कुछ वाला हिस्सा जो है ना वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया हमारा। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से भी दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो।
वो कुछ वाला हिस्सा यहाँ पे हो गया हमारा। चलिए आगे बोला क्या गया, ये हो गया हमारा ऑल गोट्स आर पीकॉक, सारी की सारी जो गोट्स है ना वो क्या है भाई, वो हमारी पीकॉक है। ऑल पीकॉक्स आर ईगल, अब सारी की सारी पीकॉक क्या है, वो हमारी ईगल है। तो इस तरीके से हमारा फिगर बन जाएगा। ये जिसको बनाना आ गया उसके लिए क्वेश्चन आसान है, बहुत इजी है, पढ़ लीजिएगा। कंक्लूजन पढ़े भाई, सम पीकॉक्स आर डॉग, कुछ पीकॉक डॉग है। हाँ देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, कुछ पीकॉक डॉग है हमारे, पहला कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। ऑल डॉग्स आर पीकॉक, सारे के सारे डॉग पीकॉक के अंदर नहीं भाई, सिर्फ कुछ ही हैं। ये वाला सर्कल इसके अंदर उठ के नहीं गया ना, तो सारे नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। ऑल ईगल आर पीकॉक, सारे के सारे ईगल पीकॉक हैं क्या, सारे के सारे ईगल पीकॉक हैं क्या, नहीं भाई। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि सारे के सारे पीकॉक तो ईगल हैं, ईगल के अंदर पीकॉक है, पीकॉक के अंदर ईगल नहीं है, तो इसीलिए ऑल ईगल्स आर पीकॉक, ये भी बात रॉन्ग होगी। तो ओनली कंक्लूजन 1 यानी कि ऑप्शन डी फॉलो करेगा। 198 फिर से देखिए, ये वही क्वेश्चन आ गया है कि भाई मैंने जैसा कि बताया आपको कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आप लोग भी इसको ध्यान से करिएगा। फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि डिवीजन वाला जो चीज़ है वो आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो पहला ही देखो, पहला अब ऑप्शन वाइज देखेंगे क्योंकि सारे ही साइन देखने हैं हमें। तो ऑप्शन में देखो, पहले वाले ऑप्शन में ऊपर से नीचे चलेंगे। अब ऊपर से नीचे में सबसे पहले देखेंगे डिवीजन, तो क्या 221 और 17 के बीच में डिवीजन आएगा क्योंकि तीसरे नंबर पे है, तो क्या 221 17 को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर देगा, 13 से काट देगा। तो इसको चेक करेंगे अब हम 19 इंटू में 23 प्लस में 221 डिवाइडेड बाय 17 माइनस 89 इक्वल्स टू 361। 17 से काटेंगे इसे 13 पर, 19 इंटू में 23 करेंगे तो ये हो जाएगा 437 प्लस में 13 माइनस 89, तो ये हो जाएगा 60 460 470 470 माइनस करेंगे हम 89, 470 कैसे 450, 70 नहीं, 40 और 10 50, 450 में से हम 89 माइनस करेंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 361। आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा 361। तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि भाई इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर बार आप लोगों को एक ऑर्डर फॉलो करना है जिसमें आपको डिवीजन को सबसे पहले चेक करना होगा, तभी आप लोग आसानी से जल्दी से अपना कर पाएंगे। नहीं तो वही कन्फ्यूजन रहेगी कि भाई कौन सा फॉलो करें, कौन सा पहले करें, कौन सा नहीं करें, एक एक को चेक करें। नीचे से शुरू करते हैं, हमने मॉक में देखा था ज़्यादातर ऑप्शन सी होता है, तो हम नीचे से शुरू करेंगे या फिर पहले सी करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डिवीजन को देखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा, क्योंकि आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखो, वही बार बार मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक बार ट्राई करो, आप लोगों के लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर, जो सही आंसर होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी साथियों को भी पता चल जाए कि भाई आंसर कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन, ये आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसे। तो 22 97 24 108 18 81 16 72, मेरे को कुछ कुछ चीज़ें दिख रही हैं। क्या दिख रहा है भाई, 24 और 108। पहले तो हम यही देखेंगे ना कि भाई क्या कुछ कट तो नहीं रहा है, तो ये कट रहा है। 12 से कटेगा 2 पर, 12 से कटेगा 9 पर। 18 और 81 को चेक करो, 9 से कटेगा 2 पर, 9 से कटेगा 9 पर। 16 और 72 को चेक करो, 8 से कटेगा 2 पर, 8 से कटेगा 9 पर। तो यानी कि रेशो कितनी आ रही है, 2:9, 2:9, 2:9। 22 और 97 तो कुछ कट ही नहीं रहा है, ये रेशो भी नहीं आ रही, तो इसलिए ये ऑड वन आउट हो गया। आज के आपके 20 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। किसी क्वेश्चन में आपको समझने में दिक्कत हो, वर्डिंग समझ नहीं आ रही हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें डिटेल से समझाई है। थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लिया है अपेक्षाकृत, जिसमें मुझे कम लेना चाहिए था, उस क्वेश्चन में भी मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया है। पर मेरी मंशा यही थी कि हर उस व्यक्ति को वो क्वेश्चन समझ आ जाए जो वो पहली बार देख रहा है। ठीक है, फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप पहली बार देख रहे थे और मैंने जल्दी बता दिया, आपको समझ नहीं आया,
तो आप कमेंट करके बोल देना कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करूँ, कैसे सॉल्व करूँ, कैसे जानूँ, तो मैं आपको वीडियो का लिंक उसी के रिप्लाई में दे दूँगा। वहाँ से पढ़ाई करके अगले वाली जो कामयाबी सीरीज़ की क्लास होगी उसमें आपको वो क्वेश्चन दिखेगा, तो सबसे पहले आप ही आंसर करोगे। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।